बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अकबर अली आराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3D नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2023। तो इसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि इसमें 100 मार्क्स का पेपर था, 2 मार्क्स थे हर क्वेश्चन के और 0.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद बीइंग ओवरवेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी डायबिटीज़ है कि टाइप्स है जो कि ओवरवेट से एसोसिएट करती है। ओवरवेट कह लें या इसको ओबेसिटी कह लें। तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप सी में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और डी में लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्टहुड, LADA। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइप 2 डायबिटीज़। इसकी थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लें कि इन डायबिटीज़ 1 द पेंक्रियाज डज नॉट मेक इंसुलिन बिकॉज ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम attacks the isolate cells in the pancreas that make insulin। टाइप 1 जो उसके बारे में बताया गया है कि उसमें ऐसा होता है कि पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, इंसुलिन नहीं बनाते क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस पर जो अटैक करता है, जो पेंक्रियाज के सेल हैं, आइसोलेट सेल जो कहलाते हैं उन पर, और वो जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। जबकि इन डायबिटीज़ 2 द पेंक्रियाज मैक्स लेस इंसुलिन देन यूज्ड टू एंड योर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। तो टाइप 2 जो है उसमें ऐसा होता है कि इंसुलिन बन रही होती है लेकिन कम मिकदार में बन रही होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस में आ जाती है। जबकि इन ओबेसिटी इंक्रीज इंट्राहेपेटिक एंड इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स कंटेंट काजेज बोथ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल डिसफंक्शन। तो यहाँ पर आप पहले हमने डिफरेंस बताया है कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका साइंटिफिक रैशनल बताया कि क्यों जो है ओवरवेट या ओबेसिटी जो है वो एसोसिएट करती है डायबिटीज़ 2 से। जी, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज़ कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। इसके आंसर दिए गए हैं वीक यूरिन स्ट्रीम, ब्लड इन यूरिन, एक्टाइल डिसफंक्शन, पेन इन द लोअर बैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड इन यूरिन, क्योंकि जो ऊपर जो सिम्टम दिए गए ए और सी और डी ये एनलार्ज प्रोस्टेट के सिम्टम होते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पर सवाल हमसे किया गया है प्रोस्टेट कैंसर का, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ब्लड इन यूरिन। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द कॉमन सिम्टम ऑफ हर्पीज जोस्टर। इसमें आंसर दिए गए हैं हमें ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, बी कफ, सी डायरिया और डी फटीग। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, क्योंकि हर्पीज जोस्टर में जो दूसरे सिम्टम दिए गए हैं यहाँ पर कफ, डायरिया, फटीग, इनका कोई इतना वो नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन है। अब इसमें थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी दी गई है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं या सिम्टम्स और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पेन, बर्निंग और टिंगलिंग ये स्टार्ट होती है, और सेकेंडली सेंसिटिव टच होता है क्लाइंट। उसके बाद जो रेड रैशेस दैट बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर द पेन, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स दैट ब्रेक्स ओपन एंड क्रस्ट ओवर। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको पिक दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लिस्टर शो किए गए हैं, ठीक है, और ये बाद में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फट जाते हैं, और जो है ये जो स्किन है उस पर क्रस्ट जो है वो जम जाती है। और एक सिम्टम इसमें ईचिंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। इसमें हमें आंसर दिए गए हैं कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के लिए को मेजर करने के लिए ब्लड प्रेशर या पल्स रेट या रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है। और इसमें जो है इस्तेमाल करते हैं एक पल्स ऑक्सीमीटर का, ठीक है, दैट इज़ अटैच विद योर फिंगर और टो। An oximeter reading only indicate that percentage of your blood is saturated with oxygen, known as SpO2 level, as well as your heart rate. यहाँ जो पिक दी गई है, इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर शो किया गया है, जो फिंगर से लगाया जाता है, और इसमें 93 जो रीडिंग आ रही है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जबकि 73 जो है ये पल्स रेट दिया गया है। Question number 15. What is the most common position for patient during meals or oral hygiene care? तो इसमें जो है हमें ओरल हाइजीन और के लिए मालूम किया गया है, या जो है उसको खाना खिलाने के वक्त कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है आंसर हमें ए स्पाइन, बी प्रोन, सी लैटरल और डी अपराइट पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है अपराइट पोजीशन, क्योंकि स्पाइन पोजीशन जो है उसमें हम हाइजीन केयर उसको नहीं दे सकते, क्योंकि हम चूँकि फ्लूइड भी उसको माउथ में देते हैं, यानी कि वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है वो यूज़ करते हैं, तो वो उसके एयरवे में ना चला जाए, इसलिए स्पाइन पोजीशन में ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से प्रोन जो पोजीशन है उसमें मरीज उल्टा लेटा होता है, ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं कर सकते। और उसके अलावा लेफ़्ट लेटरल पोजीशन है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है थोड़ी इनकन्वीनियंट रहती है इन दोनों चीज़ों के लिए, और ज़ाहिर है खाना खिलाना है तो उसको जो है थोड़ा सा उसका सर जो है क्लाइंट का ऊपर होना चाहिए, तो इसके लिए जो है हम अपराइट पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, और इसमें क्या होता है, दिस पोजीशन इज़ कंसिडर्ड स्टैंडर्ड बिकॉज इट अलाउज द पेशेंट्स एब्डोमिनल मसल्स टू रिलैक्स, मेक इट ईजियर टू ब्रीथ एंड ईट। फॉरवर्ड पोजीशन इज़ आल्सो यूज्ड, ठीक है, दूसरी तस्वीर में फॉरवर्ड पोजीशन दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट पोजीशन इज़ यूज्ड टू हेल्प इम्प्रूव सर्कुलेशन इन पेशेंट्स विद लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा? लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा है, स्वेलिंग है या सूजन है क्लाइंट को, तो उसके लिए जो है सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी पोजीशन बेहतर होती है? उसमें है ए सुपाइन, बी ट्रेंडिलेनबर्ग, सी लेफ्ट लेटरल और डी राइट लेटरल। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, क्योंकि ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन में क्लाइंट को जो है फुट साइड अप किया जाता है और हेड साइड डाउन किया जाता है, तो ये हेल्पफुल होती है ना सिर्फ एडिमा को ख़त्म करने में, कम करने में, और हेड की साइड पर जो है सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए यही पोजीशन जो है हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्लाइंट के लिए भी जिसका ब्लड प्रेशर कम हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 17. ए पेशेंट presents with a sudden loss of consciousness and seizure activity, what is the nurse first action? कि ऐसा क्लाइंट जो कि अचानक जो है अनकॉन्शियस हो गया है या उसको सीजर एक्टिविटी यानी कि उसको फिट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए नर्स को फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए? ए प्लेस द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन, एडमिनिस्टर कन्वल्जेंट्स, कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, एंड लास्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। उसका करेक्ट आंसर है प्लेस द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन, और इस पिक में आपको रिकवरी पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है, ये जो है अवॉइड करती है चॉकिंग वगैरह से, और क्लाइंट जो है उसको जो इसकी ब्रीथिंग है उसमें भी सहूलत होती है। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द कॉमन काज ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स? इसके हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सिंगल ट्रॉमेटिक इवेंट है, रेपिटेटिव एंड एक्सेसिव स्ट्रेस फॉर फोर्स ऑन बोन, सडन इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, एंड लास्ट इज ऑस्टियोप्रोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रेपिटेटिव एंड एक्सेसिव स्ट्रेस फोर्स ऑन बोन। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आर टाइनी क्रैक्स इन ए बोन, यानी कि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं इसकी अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताई गई है, थोड़ी डिटेल दी गई है कि ये सिंपल क्रैक होते हैं, छोटे छोटे से क्रैक हो जाते हैं,
They are caused by repetitive force, often from overuse, such as repeatedly jumping up and down or running long distances. ये वजूहत बताई गई हैं कि रिपीटेडली जो है जंपिंग कर रहे हों, अप डाउन कर रहे हों, या ज़्यादा लॉन्ग रनिंग कर रहे हों, तो उससे भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस फ्रैक्चर कैन आल्सो डेवलप फ्रॉम नॉर्मल यूज़ ऑफ ए बोन दैट्स वीकेंड बाय ए कंडीशन सच एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी जो है वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुट कंडीशन काज्ड बाय बोथ नर्व डैमेज एंड पुअर सर्कुलेशन इन हाइपरग्लाइसीमिया। हाई ब्लड शुगर है, ठीक है, और नर्व डैमेज और पुअर सर्कुलेशन से फुट पर क्या होता है, उसकी कंडीशन किस तरह की हो सकती है। तो उसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डायबिटिक फुट, बी में एक्सीमा, सी में क्लबिंग ऑफ नेल्स और डी में डिफॉर्म टोस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है डायबिटिक फुट। ओके जी, ये हमने 19 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश से रिलेटेड था, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया, क्योंकि वो कंटिन्यू इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं कुछ, तो मैंने सोचा कि उसको नई वीडियो में बनाया जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।